once again. हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स में कौन सी रिजीम बेटर है, व्हाट न्यू रिजीम इज़ ऑल अबाउट एंड विच रिजीम इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त CA हर्षित अरोरा। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ने बजट 2020 में इनकम टैक्स न्यू रिजीम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टैक्स रिफॉर्म था। पर आसान करने की जगह इस रिफॉर्म ने टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज कर दिया एंड गवर्नमेंट लेफ्ट द टैक्स पेयर विद द क्वेश्चंस अनआंसर्ड विच रिजीम इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम। सो इन दैट केस व्हाट इज़ न्यू टैक्स रिजीम? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया है एंड टैक्स स्लैब्स को इंक्रीज़ किया है as compared to the current regime. So let's discuss the rates in different tax income ranges. If income is between 0 to 2.5 lakhs, then no tax under new and current regime. If income is between 2.5 lakhs to 5 lakhs, then 5% tax rate under both the regimes. And further, if net taxable income is up to 5 lakhs, then no tax. As per section 87A, you can claim rebate. But now in the current regime, slab of 5 lakhs to 10 lakh is broken into 5 lakh to 7.5 lakhs, in which the tax rate is 10%, and 7.5 lakhs to 10 lakhs, in which tax rate is 15%. And in the old regime, tax rate is 20% from 5 lakhs to 10 lakhs. अगेन न्यू regime में स्लैब को 10 लाख के बाद फिर से ब्रेक किया है एंड टैक्स रेट इज़ 20% for income between 10 to 12.5 lakhs and 25% for income between 12.5 lakhs to 15 lakhs and 30% from 10 to 15 lakhs in case of the old regime, and 30% tax rate is common for both the regime if income crosses 15 lakhs. रेट्स एंड स्लैब के अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट है न्यू रिजीम के बारे में जो डिस्कस करना ज़रूरी है एंड बिलीव मी दैट इज़ द कैच. Around 70 of the current deductions and exemptions are to be scrapped, which includes one of the most common ones like standard deduction of rupees 50,000, one of the most important deduction for a salaried individual. ये deduction अब आपको नहीं मिलेगी. Interest on self-occupied house property of rupees 2 lakh if one is repaying a housing loan एंड क्लेमिंग इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, देन अगर वो न्यू रिजीम में जाएगा तो उसको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ रुपीज़ 1.5 lakhs लाइक LIC प्रीमियम, PPF, NPS, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, ये डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगे. दूसरी ज़रूरी बात, ये रिजीम ऑप्शनल है फॉर द टैक्स पेयर्स, दैट इज़ टैक्स पेयर हैज़ एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रिजीम, and it is only applicable for individuals and HOF from financial year 2020 to 2021 onwards. And individual and HOF not having any business income can decide between the old and the new scheme each previous year. If an individual thinks the new scheme is more beneficial for him in this previous year, then he may opt the new scheme, and the individual thinks the subsequent previous year he thinks old scheme is more beneficial, then he may opt the old scheme. And in case of individual and HOF having business income, options one exercised cannot be revoked for the current previous year and subsequent previous year. If individual HOF continue with the old scheme, then he may not be able to choose new regime in the later subsequent previous year. Things to be noted that new regime में कुछ issues हैं जिस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है. जैसे अगर किसी टैक्स पेयर की बिजनेस इनकम है बट सब्सिक्वेंट ईयर में बिजनेस इनकम नहीं होती है, तो उस केस में टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा ईयर टू ईयर बेसिस पे सिलेक्ट करने का, जैसे नॉर्मल केस में होता है इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर नॉट हैविंग बिजनेस इनकम. एंड अगर किसी टैक्स पेयर की पहले बिजनेस इनकम नहीं थी बट इन सब्सिक्वेंट ईयर ही स्टार्ट्स जनरेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इस केस में टैक्स पेयर पर प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे जो नॉर्मली लगते इफ़ टैक्स पेयर हैज़ अ बिजनेस इनकम. ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है. जैसे ही इन पे क्लैरिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा. नाउ
talking about the concerned point, which scheme is more beneficial to you. To understand this, we will take 3 scenarios. In first scenario, if taxpayer is claiming few exemptions and deductions. In second scenario, if taxpayer is claiming medium exemptions and deductions. And in third scenario, if taxpayer is claiming high exemptions and deduction. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बेस इनकम 15 लाख को लिया है। आप यहाँ पर कितनी भी इनकम को बेस मान सकते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 7 लाख, कोई सी भी इनकम को। सो इन फर्स्ट केस इसमें हमने फ्यू एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस माने हैं। वी हैव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000. सो द नेट टैक्सेबल इनकम एज पर द ओल्ड regime is 14,50,000 and net taxable income as per the new regime is 15 lakh, as no deductions are allowed in the new regime. The tax liability in the old regimes come out to be 2,57,400. Considering these above tax rates plus 4% cess, and tax liability in new regime will be 1,95,000 considering these above tax rates plus 4% cess. इन दिस केस न्यू रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है जब पर्सन कम से कम डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करता है। सेकंड केस में जिसमें मीडियम डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन हैं, इसमें हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माना है एंड 80C के डिडक्शन 1.5 लाख के माने हैं। सो द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ ओल्ड रिजीम विल बी 13 lakhs and net taxable income as per new regime will be 15 lakhs as no deductions, and tax liability as per the old regime is 2,10,600 and tax liability as per the new scheme is 1,95,000, and in this case also the new regime is more beneficial by ₹15,600. In the last case where we take high exemptions and deduction, and I have considered loss from house property of ₹2 lakh and deduction under section 80C of 1.5 lakhs and deduction under section 80D of 50,000, making net taxable income under the old regime of ₹11 lakh and net taxable income in new regime will be 15 lakh as no deductions and exemptions. Hence, the tax liability as per the old scheme is 1,48,200 and new regime is 1,95,000. In this case, old regime is more beneficial by ₹46,800. So, इस एक्सेल की मदद से आप डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं दोनों रिजीम में, एंड मैंने ये एक्सेल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि XYZ इनकम लेवल पर मेरे पास कितने डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन होने चाहिए, तो ये कुछ ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे अगर आपकी ग्रॉस इनकम 7.5 लाख तक है, अगर तो आपकी डिडक्शन भी 1.25 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, तभी ओल्ड रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 10 लाख तक है तो आपकी डिडक्शंस 1.87 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, तभी ओल्ड स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 12.5 लाख तक है तो आपकी डिडक्शन 2.08 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 15 लाख तक है तो आपकी डिडक्शन 2.5 लाख से ज़्यादा के होने चाहिए, तभी आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है, नहीं तो न्यू रिजीम। अब आते हैं रेट्स के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस पर। बेनिफिट ऑफ न्यू रिजीम ओवर द ओल्ड रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम की वजह से रेट्स में तो रिडक्शन आई है, डॉक्यूमेंटेशन में भी रिडक्शन आई है, क्योंकि अगर आपको डिडक्शन मिलेगी ही नहीं तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिजर्व ही क्यों करेंगे। जैसे अगर आपको LIC प्रीमियम की डिडक्शन लेनी है तो आपको उसकी LIC के रिसिप्ट भी अपने पास एविडेंस के रूप में रखनी होती है। सेकेंड, इन्वेस्टर को भी अपना पैसा अब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप PPF में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे साल भर में तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, एंड PPF का लॉक इन पीरियड भी 15 ईयर्स का होता है। जब टैक्स में आपको कोई सेविंग मिलेगी नहीं तो आप PPF में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। थर्ड, टैक्स रिजीम की वजह से आपकी लिक्विडिटी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। कैसे?
अगर आप हर साल इन्वेस्ट कर रहे थे एंड डिडक्शन भी ले रहे थे, पर इस साल कुछ कैश क्रंचेस की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस साल आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं और आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी इससे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओल्ड रिजीम ओवर द न्यू रिजीम। अगर आप ज़्यादा सेविंग करते हुए आए हैं तो आपके पास एग्जेम्पशंस और डिडक्शन भी ज़्यादा होंगी, तो आपके लिए ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि हर पर्सन एवरेजली 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज़ सेव कर ही लेता है। अगर ज़्यादा लोग न्यू रिजीम में गए तो इंडिया का ग्रॉस सेविंग रेट जो कि अभी 30% है वो गिर जाएगा, जिसका मेन कंट्रीब्यूटर डोमेस्टिक सेविंग बाय इंडिविजुअल्स की होती है, एज न्यू स्कीम डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। नाउ talking about the list of the common deductions and exemptions that are foregone under the new regime. ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉरगोन हुए हैं वो हैं जैसे HRA, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीव इनकैशमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ होम लोन, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। ये सब डिडक्शन एग्जेम्पशन फॉरगोन हुई है न्यू रिजीम के अंदर। कंक्लूजन, सो विच स्कीम इज बेटर? अनफॉर्चुनेटली there is no single answer to this, but I have tried to solve the issue by 3 scenarios and by telling you the break-even points when to opt for the old tax regime. Lastly, it all depends on the quantum of deduction and exemption under your belt, and it is advisable to do a comparative evaluation under both the regimes before opting to continue with the old one or opting for the new one. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।